सुनने को मिले और मुझे लगता है बहुत समृद्ध सत्र हुआ, जिसमें बसंत जी ने एक बहुत बहुकोणीय तरीके से बहुभाषिकता पर उन्होंने अपनी बातचीत रखी और शोध के नए क्षितिज को छूते हुए बहुभाषिकता को लेकर, हिंदी को लेकर आदरणीय बद्रीनारायण जी की बातचीत हुई। साथियों, कुछ बातचीत में रखूं इसके पहले मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि जो विषय है भारत की बहुजातीय परस्परता और भाषिक बहुलता, इस विषय को कई तरह से देखा परखा जा सकता है। चूंकि हिंदी के मार्फत कुछ बातचीत करना चाहता हूं और इसके संदर्भ में ये कि जो बहुभाषिकता है, जिसमें इसके पहले भी सत्र में जो बातचीत हुई है उस पर कुछ बात रखते हुए फिर अपनी बात रखता हूं। मैं जो बात रखना चाहता हूं उसके तीन आयाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक आयाम यह है कि बहुभाषिकता की भारत में जरूरत कितनी है और बहुभाषिकता आकाश है भारत के लिए क्यों उपयोगी है। एक आयाम तो यह है। दूसरा आयाम यह है कि जो हिंदी समाज हमारा है, जिसे हिंदी भाषी समाज कहते हैं, उसकी जो बहुभाषिकता है, जिसके बारे में इशारा अभी इसके पहले के सत्रों में बातचीत में हुई कि 19वीं शताब्दी के पहले जो भारतीय समाज है पूरा वो बहुभाषिक समाज था, उसके बाद की बहुभाषिकता कमजोर क्यों पड़ती है, उसके बारे में थोड़ी सी शिनाख्त कुछ बातचीत उसमें करेंगे। और तीसरा जो आयाम है कि इस बीच में जो रिसर्च हुए हैं, जो बहुभाषिक संस्कृति पर जो बातचीत हुई है, इतिहास लेखन के दायरे से, चूंकि इस बीच इतिहास पर कुछ काम करता रहा हूं, तो साहित्य के इतिहास लेखन को समझने के लिए किन आयामों के साथ बहुभाषिक संस्कृति को शामिल किया जा सकता है, ये तीन तत्वों पर मैं अपनी बातचीत रखूंगा आपके सामने। और इसमें जो किताबें हमने पढ़ी वो कुछ स्रोत के रूप में आपके सामने बताना चाहता हूं। इसमें बीबी पंडित जी की किताब है इंडिया एज ए सोशियो लिंग्विस्टिक्स एरिया, इसके साथ साथ ए अब्बी जी की किताब है, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी की किताब है, लुंगी व थ्योंगो की किताब है औपनिवेशिकता से मुक्ति, और फ्रांचेस्का आर्सेनी की अभी एक 2023 में आई किताब है, बहुत जरूरी किताब है, आज के विषय से जुड़ती हुई किताब है, ईस्ट ऑफ दिल्ली, मल्टीलिंगुअल लिटरेरी कल्चर एंड वर्ल्ड लिटरेचर, खासकर अवध के भाषा और उसके आसपास के एरिया को लेकर उन्होंने काम किया। इसके पहले जो उनका काम है वो हिंदी का लोकवृत्त नाम की किताब है, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया, उसका विस्तार है, और उसमें जो शब्द है मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिकता का जो पूरा संदर्भ इसके साथ आता है। और इन संदर्भों के बीच में दो और आयाम आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो रामविलास शर्मा ने इस पर बहुत काम किया है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंडों में है, और भाषा और समाज नाम की किताब। और अंतिम जो इस बीच भोजपुरी एवं जनपदी अध्ययन केंद्र में रहते हुए कुछ नए सिरे से जनपदीयता को पढ़ने का अवसर मिला, और उसमें हमने वासुदेव शरण अग्रवाल को तफसील से पढ़ा। वासुदेव शरण अग्रवाल के 2 निबंध हैं, जनपदी अध्ययन की आंख, और दूसरा निबंध है हिंदी की उदारवाणी। इन सारे स्रोतों से कुछ बातें मैं अपनी रखूंगा आपके सामने। बातें मैं जानता हूं कि हमारे इस सत्र में प्रोफेसर राजकुमार जी का और आदरणीय अवधेश प्रधान जी, जिनको सुनते हुए हमने कुछ अपनी समझ विकसित की है, उनको सुनना है। मैं कुछ सूत्रात्मक तरीके से ही आपके सामने बात रखूंगा। इन सारे कोणों के बीच में बातचीत करने से पहले केदारनाथ सिंह की एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो कविता का शीर्षक है समूह गायन। साथियों, बहुभाषिकता की जो सैद्धांतिकी है, मुझे लगता है इस कविता के कुछ पंक्तियों में जरूर आपको दिखाई देगी। उस कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि कोई भी आवाज किसी आवाज से अलग नहीं थी, पर गाने वाला जितना समूह में था उतना ही अकेला, और जो जितना अकेला था उतनी ही गहरी और उदात्त लगती थी उसकी आवाज, सारे संगीत में एक विलक्षण हलचल की सृष्टि करती है। इससे आप बहुभाषिकता के आयाम को परिभाषित नहीं कर सकते तो कम से कम समझ सकते हैं भारतीयता के संदर्भ। भारत में जो बहुभाषिक राष्ट्र है हमारा, बहुत सारी भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं में भी बहुत सारी बोलियां हैं, उनकी भी उप बोलियां हैं, इतने सारे लेयर्स हैं। और बद्री जी जिस तरह इशारा कर रहे थे कि भाषा कोई एकाएक मरती नहीं, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती रहती है, तो उसकी अमरता पर भी बातचीत होनी चाहिए। भाषा कैसे अपने को जीवित करती है बदलते हुए समय और समाज के साथ। इसमें जो पंक्तियों में बातचीत हो रही है कि
समूह गायन में जो सामूहिकता है भाषा की, वो भारत के भाषाओं के संदर्भ में बात कर सकते हैं, लेकिन हर भाषा की अपनी एक आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी के साथ वो समूह गायन में कैसे मिलता है। तो ये जो समूह गायन की प्रक्रिया है, ये बड़ी खूबसूरत है। इस कविता के मार्फत आप समझ सकते हैं कि भारत एक बहुभाषिक समाज है। बहुभाषिकता की जो सामूहिकता है, वह सामूहिकता सिर्फ ये नहीं है कि सारी भाषाएं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जा रही है, सिर्फ बात तो ये है कि हर भाषा अपनी चेतना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, और उसकी आइडेंटिटी को बिना समझे बहुभाषिकता को आप नहीं समझ सकते। एक तो ये तत्व आप जरूर समझें। दूसरे, जब मैंने बताया कि रिसर्च के फील्ड में जब बातचीत हुई, वो बहुत सारे संदर्भों को छोड़ते हुए सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि पश्चिम और यूरोप में जब बहुभाषिकता की बातचीत हुई, तो वहां का जो रिसर्च है, उस रिसर्च के डायमेंशन से भारत में जो रिसर्च हुए, वो दोनों में फर्क आपके सामने आया। जैसे एक रिसर्च के बारे में मैं आपसे बताऊं कि बहुभाषिक संदर्भ में ये बात आई कि कोई एक भाषा अच्छे तरीके से जानकर फिर तमाम सारी भाषाओं को जानने वाले के साथ ये अक्सर होता है कि बेहतर रिसर्च कर सकता है, बेहतर बौद्धिक विकास अपना कर सकता है। ये यूरोप का एक मानसिक सेटअप है। लेकिन भारत में जब इसके बारे में बातचीत हुई, तो बहुत सारे रिसर्च आए। उन रिसर्चों के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये बातचीत हुई कि एक साथ कितनी सारी भाषाएं हम बोलते हैं, और हमारा जो बहुभाषिक चेतना है हमारे अंदर की, यह स्वतः स्फूर्त चेतना है भारतीय समाज की, और यह हमारे जन्म के साथ हमको मिलती है। हम सब जिस समाज में आते हैं, एक साथ बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। आप जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर हम जिस मातृभाषा की बातचीत करते हैं, उसके भी बहुत सारे डायमेंशन। हम अपने गांव में दूसरी तरह की भाषा बोलते हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं, हम भोजपुरी इलाके में हैं। आप जानते हैं कि भोजपुरी के कितने लेयर्स हैं। उसमें भी आपके यहाँ की गांव की भोजपुरी और देवरिया के गांव की भोजपुरी की भाषा एकदम अलग है। तो जो मल्टीलिंगुअल मामला है, इस संदर्भ में आप बातचीत करिए, तो आपकी जो रचनात्मकता है, वो जितनी बहुभाषिकता के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, कल्पनात्मकता जिसमें इमेजिनेशंस कहते हैं, जिसे वो बहुभाषिक तरीके से अगर कोई भारतीय चेतना में बात आती है, तो ज्यादा बेहतर वो रिसर्च करता है। और ये निष्कर्ष रूप में ये बात आई कि जितने अभी तक बड़े रिसर्च हुए हैं, वह बहुभाषिकता की चेतना के साथ भारतीय संदर्भ में आते हैं। यूरोप में वो चेतना अलग तरीके से काम करती है। एक तो ये है, इसलिए बहुभाषिकता के संदर्भ में जब ये बात हम कहते हैं, तो इसके साथ जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए। मामला हिंदी के साथ थोड़ा सा बातचीत करें, फिर भारतीय भाषाओं के साथ बात करते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी का पूरा स्वरूप ही बहुभाषिक है, और वो बहुभाषिकता का आलम यह है कि हिंदी पढ़ते पढ़ाने की इस पूरी प्रक्रिया के साथ जितनी सारी बोलियां हैं, उन सारी बोलियों के बारे में बातचीत करते हुए उत्तर समय में जब हम बातचीत रखते हैं, तो ये कहते हैं हिंदी न कह के हिंदियां कहा जाए। तो हिंदियां का मतलब क्या हुआ? हिंदियां का मतलब ही हुआ कि हिंदी का एक ऐसा पूरा समाज है जो तमाम सारी बोलियों के इतिहास के साथ बनता है, उन उपबोलियों के इतिहास के साथ बनता है। और अभी बातचीत के क्रम में उदाहरण दिया गया, और आप देखें कि हिंदी की जो पूरी रूपरेखा बनती है, उस रूपरेखा के साथ ये कहा जाता है कि हिंदी में अमीर खुसरो से शुरू करें, अगर आप हिंदी की आधुनिकता जहां से शुरू होती है या उसके पहले के कवियों में, कि कैसे ब्रज भाषा, अरबी, फारसी से लेकर तमाम सारी भाषाओं को इस तरह से वो जानते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है आवाजाही की, इसके बारे में मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि एक जो अभी फ्रांचेस्का आर्सिनी वाली जो किताब है, उसी के हवाले से अपनी बात में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस पुस्तक में बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये बताया है कि जब हम हिंदी या भारतीय साहित्य के इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं, तो लिटरेचर शब्द एक आता है। आप जानते हैं लिटरेचर साहित्य के इतिहास के बारे में बात होती है। उसमें उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया, बहुत खूबसूरत शब्द है आरेचर। आरेचर का मतलब ओरल ट्रेडिशन, और उस ट्रेडिशन की सैद्धांतिकी के बारे में उन्होंने एक बड़े विद्वान की परिभाषा को कोट किया है कि कई बार आप स्थानीय स्तर का जो साहित्य है, वह वैश्विक न हो जरूरी बात नहीं है। वो भारतीय स्तर पे उसकी जो राष्ट्रीयता है, वही उसकी वैश्विकता है। और ये कई बार भ्रम हमारे सामने आया है कि विदेशी विद्वानों ने, चाहे वो पद्मावत हो या तमाम सारी हमारे एपिक हो या तमाम साहित्य है, उसका उन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद ये सिद्ध किया कि भारत में इसको हमने विकसित किया। खासकर प्राच्य विद्या विमर्श में ये भ्रम भी फैलाया जाता है कि आप जानते हैं कि जो औपनिवेशिक चेतना में तमाम सारे रिसर्च हुए, चाहे वो संस्कृत के हो या किसी भी भाषा के हो, उनको ये बताया गया कि यह यूरोपियन ने इस पर रिसर्च किया, उसके बाद पूरे भारतीय स्तर पर विकास हुआ उसका।
इस पर एक खास बात फ्रांचेस्का अरसीनी कोट करती हैं कि लिखित साहित्य बहुत मुट्ठी भर साहित्य होता है। भारतीय चेतना में ओरल ट्रेडिशन सबसे समृद्ध चेतना है और ओरल ट्रेडिशन का अपना एक सौंदर्य शास्त्र है। और इस सौंदर्य शास्त्र के बारे में बातचीत करते हुए डेविड डेमोन्स की एक परिभाषा उन्होंने उसमें कोट किया है कि ऐसा साहित्य जो अपनी परंपरा से बाहर निकलकर दूसरे साहित्यिक परिवेश में प्रवेश करता है, वहां भी वह साहित्य के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए। और ऐसे में जो हमारे यहाँ के लोकल तरीके से डायलेक्ट की रचनाएं हैं, किस तरह से एक अपना राष्ट्रीय रूप और छवि बनाती है। अब इसमें हिंदी का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं विद्यापति से शुरू करके अमीर खुसरो से होते हुए तुलसीदास और तमाम सारे रचनाकारों को आप ले सकते हैं। अब यहाँ एक संदर्भ बहुत खूबसूरत आता है कि जैसे मैंने बताया आपके कि पद्मावत और तमाम सारे संदर्भों के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने अपने उसमें तीसरे अध्याय में संत कवियों के बारे में बातचीत की। जो भक्ति काल का पूरा मूवमेंट है उसमें भी संत कविता, और संत कविता लिखित से ज्यादा मौखिक परंपरा में आपको दिखाई देती है। उस ट्रेडिशन में उन संदर्भों के साथ आप बातचीत करिए तो जिसे ओरेचर जिसे कहा जाता है, उसी के प्रभाव को ग्रहण करते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बहुभाषिकता के संदर्भ में बातचीत कही है। और उस संदर्भ को यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ आपके सामने कि लिखित साहित्य दुनिया के कुल सौंदर्य शास्त्रीय माध्यमों का अभिव्यंजना का एक छोटा सा हिस्सा है। लिखित साहित्य को ही साहित्य मानने वाले यह भूल जाते हैं कि गीत, कहानी, कला और वाचिक और मौखिक परंपराएं दुनिया भर के साहित्य में प्राणों का संचार करती हैं। और ये बात हिंदी साहित्य पर भी, भारतीय साहित्य पर भी लागू होता है। इन संदर्भों के साथ अगर आप बातचीत करें तो बहुभाषिकता का पूरा संदर्भ आपके सामने उपस्थित होता है। एक छोटी सी बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ इसी से जुड़ा हुआ। अनुवाद की जो भारतीय परंपरा है, आप जानते हैं कि अनुवाद हमारे यहाँ बहुभाषिकता की जो छवि हमारी है, जो बहुभाषिकता का व्यक्तित्व है साहित्य, और हर व्यक्ति का अपनी तरह से हर एक व्यक्ति कितनी सारी भाषाएं जानता है। और ये मध्यकाल से लेकर उसके पहले की पूरी ट्रेडिशन की परंपरा में राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से लेकर तमाम सारे लोगों ने ये दिखाया है कि चाहे वो संस्कृत के विद्वान हो या लोक साहित्य के विद्वान हो या भाषाओं के विद्वानों के बारे में बातचीत होती है कि वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया की तरह व्यक्ति रहते थे। और वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया का मतलब कि दक्षिण से अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उसका निदान अगर करने वहां कश्मीर में मिल रहा है तो मतलब एक वाचिक परंपरा का, संवाद का, ज्ञान का, आपस में भाषा वहां पर कहीं आड़े नहीं आ रही। आप पढ़ें इस चीज के बारे में तो भाषा आड़े क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कई सारी भाषाओं की आवाजाही की प्रक्रिया स्वतः स्फूर्त ढंग से चल रही। इसके लिए कोई सैद्धांतिकी बनाने की जरूरत हमारे यहाँ महसूस नहीं हुई। आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय परंपरा में बहुभाषिकता हमारी सांस्कृतिक और जो जातीय संरचना है भारत की बहुभाषिकता उसमें समाहित था, ये पहले से समाहित था। इसके संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण जैसे अनुवाद की परंपरा के बारे में, कि अनुवाद की जरूरत भारत में इसलिए नहीं थी कि एक व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं अपने आप जानता था, इसलिए जब एक रचना दूसरी रचना में उसका ट्रेडिशन में आता था तो उसका अपने आप वो रचनात्मक अनुवाद कर लिया करता था। जैसे राम कथाओं के बारे में ही बात करिए आप, या किसी में भी 300 रामायणों की खोज अगर की उन्होंने, फादर कामिल बुल्के ने, और रिसर्च करके बताया तो ये बताया कि कैसे ट्रांसक्राइब होती है रचना एक दूसरे में। कथा का स्वरूप भले बदल जाता है लेकिन एक कथा दूसरे में कैसे समाहित हो जाती है, और रचनात्मक अनुवाद की पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है। यूरोपीय ढांचा जो आया अनुवाद का, उसने भाषाओं को कैसे चौहद्दियों में बांट दिया। अब यहाँ एक तीसरा आयाम मैं आपके सामने कुछ सूत्रात्मक बात ही में रख रहा हूँ। एक तीसरा आयाम ये है, चूंकि बिना उसके बातचीत हो नहीं सकती, और ये बात सही है कि इतिहास लेखन और भाषा के इतिहास लेखन और व्याकरण की तीनों संरचनाओं पर बातचीत करें आप तो आपको दिखाई देगा कि जो व्याकरण लिखा अंग्रेजों ने, उसके बाद इतिहास लिखा उन्होंने, और इतिहास लेखन की उस प्रविधियों का जो इस्तेमाल जिस तरह से उन्होंने किया, और इसके साथ साथ भाषा का सर्वेक्षण कराया। आप जानते हैं कि ग्रियर्सन का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, और ग्रियर्सन के उस सर्वेक्षण पर बहुत सारे रिसर्च बाद में हुए। तो एक संदर्भ हमारे सामने ये ग्रियर्सन का बताया जाता है कि जो 19वीं शताब्दी, जो आप देखें कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जो उसने पूरा एक रिसर्च किया, भाषा का सर्वेक्षण कराया, उस सर्वेक्षण में खासकर जो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है उसमें हर जिले के व्यक्तियों के साथ एक संबंध करके उसने उसके रिसर्च के साथ एक डायमेंशन क्रिएट किया।
लेकिन भाषा परिवार की जो समस्या है ये एक चौहद्दी बनाती है उस सर्वेक्षण के बाद। आप पढ़ें तो सर्वेक्षण के बाद कैसे उसने पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, तमाम सारी हिंदियों में कैसे हिंदी को बांटा उसने, और बांटने के बाद एक तरह से एक चौहद्दी का निर्माण कर दिया। जो बहुभाषिक चेतना थी भारतीय चेतना की, खासकर हिंदी और उसके बोलियों की जो आपसदारी थी, उसके बाद कैसे बाधित होना शुरू होती, ये भी एक तथ्य है। और इस तथ्य में बार बार उसकी प्रशंसा की जाती है ग्रियर्सन की, लेकिन ग्रियर्सन की इतिहास दृष्टि को भी प्रश्नांकित किया जाना चाहिए भाषा के इतिहास लेखन को लेकर, क्योंकि निष्कर्षवाद के दौर में उसने निकाला, और वो हाइपोथेसिस जिस तरह से बनाता है भाषा के संरक्षण के द्वारा। मैं आपको अगली पायदान के साथ ये तथ्य बताना चाहता हूं कि रामविलास शर्मा ने जब भाषा और समाज नाम की किताब लिखी तो उसमें उन्होंने यही बताया कि भारत के लिए भाषा का जो सर्वेक्षण था तथ्यों के संग्रह के लिए तो खूबसूरत था, लेकिन भारत की भाषिक चेतना और उसकी अस्मिता के लिए घातक सिद्ध हुआ। ठीक वैसे ही जैसे 4 भाषा परिवारों में बांट दिया गया भारत को, कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, एक इंडो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है और आर्य भाषा परिवार, और वहां भी नस्लीय जो जातीय चेतना की बात की जाती है। आप जानते हैं कि तब तक आर्य बनाम द्रविड़ वाला जो मसला इतिहास का है वो भाषा से ही उपजा हुआ मसला है, और उसके चलते जो संस्कृत को बहुत महत्व दिया गया, जो संस्कृत का पूरा ढांचा निर्मित किया गया कि संस्कृत से पूरी भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। यह ढांचा यूरोपीय ढांचा है, और इस ढांचे के शिकार हमारे राष्ट्रवादी भाषा चिंतक भी होते हैं, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से काम किया था हमारी संस्थाओं ने। उन संस्थाओं की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं कि जिसमें लोकल डायलेक्ट को पढ़ने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर तमाम सारी संस्थाएं बनी, और उन संस्थाओं ने क्या काम किया। आप जानते हैं कि जिनको कोई समझ नहीं थी उन्होंने इतिहास के धरातल से इतिहास लिखा। गासा दत्तासी जो कभी हिंदुस्तान नहीं आया था, आप जानते हैं उसने फ्रेंच का में लिखा और उर्दू का बहुत बड़ा विद्वान था। उसने हिंदुई और हिंदी साहित्य को कैसे अलगाया, एक तो ये फ्रेम भी कैसे हिंदी और उर्दू के अलगाव के लिए रूप बनता है। ठीक इसी तरह से आपको आपके सामने मैं बताऊं कि कोलब्रुक ने भी इसी तरह से 1801 में एक निबंध लिखा, ये प्राच्य विद्या विमर्श वाले हैं सर, जिसमें संस्कृत को उसने बहुत महत्व दिया था, और लगभग इसके शिकार हमारे साथ हमारे भारतीय चेतना से संपन्न जो तमाम सारे भाषाविद हुए, लेकिन इसको तोड़ने का काम बाद में यहीं के लोगों ने किया। जैसे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का नाम मैं फिर ले रहा हूँ, 1957 के आसपास जो उनकी पुस्तक आई हिंदी शब्दानुशासन, उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा कि भारतीय भाषाओं के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो एक रेखीय परंपरा उससे अलग आपको सोचने की जरूरत, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृत से भारतीय भाषाएं पैदा हुई हैं, ये गलत बात है। असल में संस्कृत के बनने की लिखत परंपरा से पहले प्राकृत की भाषाएं अपने आप पैदा हो चुकी थी, और उनकी एक समृद्ध विरासत थी, और आवाजाही की पूरी प्रक्रिया उसमें समाहित होती। ये थीसिस उन्होंने दी, जिसको लेकर विकसित किया रामविलास शर्मा ने। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने उस पर काम किया। इन सारे संदर्भों के साथ बहुभाषिकता को ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है जो आपसदारी जिसे परस्परता कहते हैं, वो परस्परता यहाँ से बनती। और हिंदी और उर्दू वाला जो मसला है, ये औपनिवेशिक ढांचे से कैसे विकसित होता है और हमारे राष्ट्रवादी ढांचे के लिए बहुत हितैषी साबित होता है। और आप देखें कि उसको जो प्रोजेक्ट किया उन लोगों ने, उसके बाद वो परंपरा कैसे विकसित हुई, तो अक्सर जमीन तो बनाई अंग्रेजों ने, लेकिन विकसित तो हमने किया उसको। ये पूरा ढांचा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, तफसील से बात हो सकती है उस पर कि हिंदी बनाम उर्दू का झगड़ा, उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी। और हिंदी की अपनी जो जमीन है, कैसे वो दक्षिणी हिंदी से शुरू होकर, आप जानते हैं जिसमें हिंदवी भी है, रेखता भी है, रेखती भी है, हिंदुस्तानी भी है और खड़ी बोली भी। खड़ी बोली तो लल्लू लाल ने प्रयोग किया, आप जानते हैं, जो लल्लू लाल के प्रेम सागर में उसके खड़ी बोली शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये सारा जो स्वरूप है, ये बहुभाषिक स्वरूप है हिंदी का, और इसी तरह भारतीय भाषाओं के साथ उसका एक संबंध कैसे बनता है, मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया। चाहे काव्य शास्त्र की परंपरा हो, चाहे ज्ञान मीमांसा की परंपरा हो, ज्ञान मूलक साहित्य की परंपरा को आप ले सकते हैं, ये लगभग आपसदारी की पूरी प्रक्रिया थी, और भारतीय तरीके से ये चेतना का विकास था। नुंगदी वात्स्यंगों को मैं कोट करना चाहता हूँ, उन्हीं के शब्दों को अपनी भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको, कि अपने केनिया का वो बहुत बड़ा राइटर, आप जानते हैं, बहुत बड़ा उपन्यासकार और साहित्यकार, उसने भाषा पर बहुत काम किया, लेकिन उसने ये महसूस किया कि जो औपनिवेशिक चेतना है जब किसी देश में जाती है तो कैसे उस देश और राष्ट्र की भाषा को अपने जैसा बनाती, और एक तरह से ऐसी ऊंचाई तक उसको ले जाती है, और बाद में जो वो सोचती है उसी को सामान्यीकरण कर देती,
और लगभग ये सारी चेतना का निर्माण यहाँ लोगों ने किया और हमें ये महसूस कराया कि हमारी जितनी ये लोकल डायलेक्ट्स हैं, लोकल भाषाएं, इनसे हिंदी का विकास होने वाला नहीं है। ये लगभग औपनिवेशिक मानस है जो हमें साधारणीकरण कर दिया गया था लगभग औपनिवेशिक चेतना के साथ। आप देखें कि इसके शिकार ग्रियर्सन तुलसीदास को पसंद करता है अपनी तरह से चेतना के निर्माण के साथ, तो दूसरे छोर पर आचार्य शुक्ल कैसे उसी नैतिकता और मर्यादा के साथ वो संदर्भ भी आपको देखना चाहिए। इन सारे मसलों के बीच में जो मैंने आपसे बताया कि भाषा के विकास की इन पूरी प्रक्रियाओं के समझने के लिए उन बुनावटों को समझना बहुत जरूरी है जो इतिहास लेखन में, भाषा के लेखन में और व्याकरण के लेखन में घटित हो रहा था। और इसके बीच में बहुत सारे हमारे भाषा चिंतक और विचारक आते हैं, उन लोगों ने बहुभाषिकता की जमीन को अपनी अपनी तरह से व्याख्यायित किया, लेकिन व्याख्या में पूर्वाग्रह बहुत थे उनके। उन पूर्वाग्रहों में आप जानते हैं कि जैसे अभी एक का जिक्र किया बसंत जी ने, बहुत खूबसूरत है वो संदर्भ कि आपस में लड़ाई कैसी हमारी कितनी ज्यादा थी कि अपनी जमीन की लड़ाई में, जैसे पट्टीदारी की लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आप जानते हैं कि वही लड़ाई हमारी हिंदी जैसे खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा की लड़ाई, उसमें श्रीधर पाठक से लेकर जो 1885 से 1900 के बीच में पूरी लड़ाई हुई, ये हिंदी की जमीन को कमजोर कैसे करती है ये लड़ाई पूरी। ये खड़ी बोली में गद्य लिखा जा रहा है सबरस दक्षिण में, उसमें वली दक्कनी रचनाएं तब खूबसूरत तरीके से खड़ी बोली की मधुर रचनाएं रची जा रही हैं, लेकिन वही खड़ी बोली उत्तर भारत में आके कैसे बेरस कैसे हो जाती है। और वो लड़ाई कैसी है, वो लड़ाई अगर असल में अस्मिता की अपनी ईंटों की लड़ाई थी उनकी, जिसमें अयोध्या प्रसाद खत्री लीड लेते हैं और काफी काम उन्होंने किया। महेश नारायण जी का आपने जिक्र किया, स्वप्न नाम की कविता उन्होंने उस पर लिखी, खड़ी बोली की पहली महत्वपूर्ण कविता आधुनिक काल की, जिसका जिक्र किया। हिंदी और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और अयोध्या प्रसाद खत्री किनारे कर दिए गए लगभग उसमें, और ब्रजभाषी। अब ये देखिए ये आपसदारी की लड़ाई कहाँ से मानस बनता है, ये मानस उसी औपनिवेशिक चेतना का एक कोण है जो आपस में ही आप लड़कर अपनी भाषा को कैसे कमजोर बनाते हैं। यह भी एक कोण है जिसे जो राष्ट्रवाद जो पैदा होता है, भाषा का जो राष्ट्रीय चेतना का संदर्भ आता है, उस सबसे इसको देखा और परखा जा सकता है। तो मैं अपनी बात उसकी तरफ खत्म करके अंतिम बात की तरफ ले जाता हूँ, हमें सुनना है। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जब एक 3 संदर्भों की बातचीत होती है भाषा के संदर्भ में हिंदी के वास्ते, वो ये है कि संपर्क भाषा हिंदी है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है कि राजभाषा हिंदी है। अब ये लड़ाई लगभग पुरानी, ये बात पुरानी हो चुकी है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है कि नहीं। हमें ये खुशी मनानी चाहिए कि राष्ट्रभाषा का कोई मसला रह नहीं गया है। हिंदी तो संपर्क भाषा के रूप में पूरे विश्व में विकसित है और पूरे विश्व में अपनी तरह से हिंदी है। वो चाहे मॉरिशस की हिंदी हो, भोजपुरी है, लेकिन कहते तो हिंदी ही है मुझे, वो भोजपुरी भी तो हिंदी ही है। आप इस तरह से जब कहते हैं भोजपुरी, तो भोजपुरी हिंदी है। और ये इस समय जो बहुभाषिकता के संदर्भ में जो स्थानीयताओं की लड़ाइयाँ हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल होने की कवायद, ये भी आपकी बहुभाषिक जमीन को कमजोर करने वाली बात, क्योंकि भाषा की जमीन तो उससे बनती है जिसमें आप तमाम सारे उन स्रोतों को ले आते हैं। मैं यहीं पर आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जनपदीय अध्ययन की आंख में यह जिक्र किया है कि भाषा के सबसे खूबसूरत स्रोत हमारे गांवों में मिलेंगे आप। और हम जानते हैं शहर में भाषा के मसले पे कितनी दरिद्रता है नागर समाज में, और जो ग्रामीण समाज है वहाँ भाषा की फैक्ट्री जिसे कहा जाता है, इस तरह से उन्होंने बात की। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने उस निबंध में कही है कि जब गांव में हम जाते हैं तो शुरू में हमको सब गंवार नजर आते हैं, और गांव में प्रवेश करते समय कुछ दिन अगर हम निवास करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ की भाषा के स्तर हमारे सामने आते जाते हैं और हमें लगता है कि हम कितने अज्ञानी हैं। और गांव में बातचीत करने वाला व्यक्ति जब मुहावरों में बात करता है, स्थानीय भाषाओं में बातचीत करता है, तो हमें लगता है इसको पढ़ने के लिए रहकर नहीं, बहुत कुछ सीखने, जब तक रहेंगे नहीं तब तक सीख नहीं पाएंगे। और इस बीच में जितने बड़े रिसर्च हुए हैं जनजातीय भाषाओं, सबाल्टर्न डिस्कोर्स जो आया है, आप जानते हैं जनजातीय समूह पे, जिसमें वीर भारत तलवार ने बहुत काम किया है हमारे यहाँ और बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने वहां रहकर काम किया। हिंदी में भी एक विमर्श इस समय चला है जैसे जिसमें आदिवासियों पर बातचीत है या तमाम सारे संदर्भों में, आप जानते हैं वहां का अपना उनका एक भाषिक दर्शन है, और उस भाषिक दर्शन को बिना आप जाने उस दर्शन को नहीं जान सकते, न तो उस जीवन राग को जान सकते। हिंदी लिखने वाले आदिवासी अलग हैं, लेकिन उस भाषा में रचने वालों का दर्शन अलग है।
लेकिन उस सब के बीच में एक आवाजाही की कैसे प्रक्रियाएं आपके सामने आती हैं, इसको समझने की जरूरत है। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। और एक अंतिम बात ये कि जब राजभाषा के बारे में बातचीत होती है तो राजभाषा के संदर्भों में लगभग ये बाद में महसूस किया गया कि हिंदी की आत्मा बसती कहाँ है। तो हिंदी की आत्मा नाम से एक किताब भी है डॉक्टर धर्मवीर की, बहुत अच्छा डिस्कोर्स वाली किताब है वो। और वो उस किताब में उन्होंने अनुच्छेद 351 का बहुत सुंदर जिक्र किया है। मैं आपके सामने उस अनुच्छेद को पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि कैसे भारतीय भाषाओं की आपसदारी के लिए भाषा का वो अनुच्छेद हमारे सामने आता है। अब उसके एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर बहुभाषिकता को ठीक से समझा जाए बरास्ते राजभाषा या संविधान के तहत, तो उसको समझने की जरूरत है। अक्सर हम अध्ययन अध्यापन की दुनिया में चीजों को रटते रटाते तो हैं, लेकिन उसके शब्दों की व्याख्याओं में कम ही जाते हैं। तो मुझे लगता है उसको मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी मौलिकता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और अभिव्यक्तियों को आत्मसात करके तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौड़ता अन्य भाषाओं का उपयोग करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। आप यहाँ एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया। 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट जितनी भाषाएं उनसे शब्द उधार लेने की बात की गई, लेकिन संस्कृत को भूला नहीं गया है, मुख्यतः संस्कृत। लेकिन उसके बाद 8वीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं से आपको शब्द लेने चाहिए, तब हिंदी समृद्ध होगी। इसे कहते हैं हिंदी की बहुभाषिकता। भारत की बहुभाषिकता जो हिंदी के रास्ते भारतीय भाषाओं में आपसदारी बनाती है। और यह संविधान में दर्ज किया 351 अनुच्छेद अंतिम अनुच्छेद है। आप जानते हैं राजभाषा पे जो बातचीत होती है, ये क्यों किया गया? क्योंकि सबने महसूस किया कि हिंदी बोलने से काम नहीं चलेगा, हिंदुस्तानी बोलना पड़ेगा। और यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द है कि उसके शिल्प और शैली को बिना किसी तरह से हस्तक्षेप किए। अगर आप कहीं से शब्द ले रहे हैं तो अगर भोजपुरी वाला अपने को विकसित कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि अवधी वाला कहीं से कमजोर है, या गुजराती अगर विकसित कर रही तो कहीं से कोंकणी या तमाम सारी भाषाएं कमजोर। ये जो बनाम वाला मसला है भारतीय भाषाओं में, आपसदारी की जगह बनाम कर देना, इसमें जो हिंदी में तमाम सारी जनपदीय आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों के बीच में भाषा का जो राजनीतिकरण है उससे मुक्त होने की बात जरूरी है हमारे सामने। क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कविता जब लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से शब्द किस भाषाओं के आते हैं। आपका जो भाषिक संस्कार है बहुलतावादी, उस बहुलतावादी संस्कार के साथ आप चिमटी लेकर भाषा के शब्द को नहीं निकाल सकते। आप उसके साथ आपसदारी की पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो हमें लगता है ये जो हमारी जो भारतीय बुनावट है बहुभाषिकता की, उसको लेकर अगर आप अपने को विकसित करें तो एक साथ कई सारी भाषाएं आपको जाननी चाहिए। अभी मैडम समस्या बता रही थी कि कैसे हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी फ्रेंच तो पढ़ना चाहता है लेकिन कन्नड़ नहीं पढ़ना चाहता, वो मलयालम नहीं पढ़ना चाहता। तो इसके पीछे उसका मानस जो है वो उत्तर समय का जो हमारा औपनिवेशिक मानस है, जो तमाम सारे संदर्भों के साथ अभी भी हम उसी से संचालित हैं कि अंग्रेजी बिना जाने हम विश्व को नहीं जान सकते। और ये जो हीनता बोध है हमारे अंदर, ये हमारी बहुभाषिक जमीन की जो चेतना है, जिसे भारतीय चेतना कहते हैं। आप जानते हैं कि इस समय ज्ञान परंपराओं पे बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्ञान की जो बहुलतावादी संस्कृति है उसकी नब्ज को समझने के लिए इन सारे तत्वों को समझना बहुत जरूरी। बस अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1988 में आप जानते हैं कि एक लोक सेवा संचार परिषद द्वारा एक गीत बजता था दूरदर्शन में, बड़ा खूबसूरत सा गीत बजता था। भीमसेन जोशी उसमें पहले दिखाई देते थे, फिर धीरे धीरे वो पूरे भारत को समेट लेता था अपने अंदर। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और उसमें इतनी खूबसूरत तरीके से उसकी एडिटिंग की गई है कि उसमें जानते हैं पीयूष पांडे जी ने उसको विकसित किया और जोशी जी ने उसका संगीत दिया। उसमें 8वीं अनुसूची की लगभग जितनी भाषाएं थी उस समय, उनको शामिल करके उसका पिक्चराइजेशन किया गया, उसमें बड़े कलाकारों को शामिल किया गया। और उसको आप सुनते हैं तो सुनते समय लगता है कि आप भारतीय भाषाओं का एक सुंदर संगीत सुन रहे हैं। और मुझे लगता है बहुभाषिकता यही है। शुक्रिया।
बहुत बहुत आभार सर। पिछले एक दशक से लगभग